आज का पाठ है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। यहाँ पर लेखक जो है अपनी लाइब्रेरी के विषय में एक जानकारी देंगे और उसको एक लेख का रूप दिया है उन्होंने, और ये बताया है कि वो अपने एक छोटी सी जो निजी लाइब्रेरी है, पर्सनल कह लीजिए, प्राइवेट कह लीजिए, जो भी है उनके अपने निजी यूज़ में वो उनकी लाइब्रेरी है जिसकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। और जो लेखक हैं इसके वो हैं धर्मवीर भारती। शुरू करते हैं, पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं बात है जुलाई 1989 की। ये बात जो है जुलाई 1989 की है। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तीन ज़बरदस्त हार्ट अटैक, एक के बाद एक तो ऐसा कि नब्ज़ बंद, सांस बंद, धड़कन भी बंद। तो लेखक जो है वो हालात बता रहे हैं अपने उस वक्त के। टाइम उन्होंने बताया है जुलाई 1989 की। डेट नहीं बताई है, पर मंथ क्या है, ईयर क्या है, ये बताया है, क्लियर किया है। और ये भी बताया है कि उनकी बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी और 3 ज़बरदस्त हार्ट अटैक आए, वो भी एक के बाद एक। और ऐसा कि नब्ज़ भी बंद, सांस भी बंद और धड़कन भी बंद। ये तीनों ही ना हो तो आदमी के ज़िंदा रहने की कोई भी निशान नहीं रह जाते। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे, पर डॉक्टर बोर्जेस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर के ये डिक्लेयर करने के बाद कि अब प्राण नहीं रहे, लेकिन डॉक्टर बोर्जेस जो हैं उन्होंने अभी भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 900 वॉल्ट्स के शॉक्स दिए। हमने कई बार देखा होगा फिल्म वगैरह में शॉक दिए जाते हैं कुछ मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, और कभी इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक आने के बाद किस तरीके से नब्ज़ बंद हुई, सांस बंद हुई, धड़कन भी बंद हो गई। उसके बाद भी डॉक्टर बोर्जेस को कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश लगती है, उस पर उन्होंने उस गुंजाइश पर 900 वॉल्ट्स के उनको शॉक्स दिए। भयानक प्रयोग, और ये सबसे भयानक प्रयोग था। लेकिन वे बोले कि यदि यह मृत शरीर मात्र है, उनका ये मानना था कि अगर ये एक मृत शरीर मात्र है तो दर्द तो महसूस होगा ही नहीं, पर यदि कहीं भी जरा भी एक कण प्राण शेष होंगे तो ये हार्ट रिवाइव कर सकता है। और इसी उम्मीद पर उन्होंने 900 वॉल्ट्स के उनको शॉक्स दिए और प्राण कहीं ना कहीं शेष रह गए थे। प्राण जो है वो तो लौटे, पर इस प्रयोग में 60% हार्ट जो है सदा के लिए नष्ट हो गया था उनका। यानी कि इस प्रयोग में लेखक को एक नया जीवन मिला। नया जीवन तो मिल गया, लेकिन 60% हार्ट जो है हमेशा के लिए ख़राब हो चुका था। केवल 40% ही बचा, उसमें भी 3 अवरोध यानी ऑब्स्टेकल्स आ गए, ब्लॉकेज आ गई। ब्लॉकेज जैसा कि सभी को मालूम है, ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे हैं। केवल 40% हार्ट है। ऑपरेशन के बाद ना रिवाइव हुआ तो तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए, तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। तब तक घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करें। और ये हालात थे लेखक ने जो यहाँ पर बयां किए। लेखक बता रहे हैं, इस पूरे पैराग्राफ में लेखक ने ये बताया कि 1989 की बात है, जुलाई की बात है, और उनको बैक टू बैक जो है 3 हार्ट अटैक ज़बरदस्त आए और बिल्कुल भी बचने की उम्मीद नहीं रह गई। और डॉक्टरों ने घोषणा भी कर दी है कि शरीर जो है अब नहीं रहा। लेकिन डॉक्टर बोर्जेस जो है उनको एक उम्मीद थी, और उन्होंने उस उम्मीद के बिना पर 900 वॉल्ट्स के शॉक्स दिए। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर शरीर मृत है तो उसको कोई असर नहीं पड़ेगा इस शॉक्स का, और अगर शरीर में कहीं भी जान बची है, शेष रह गई है, तो इसके फ़ायदे होंगे। और वो परिणाम मिला भी, वापस से जीवन मिला, लेकिन 60% हार्ट सदा के लिए ख़राब हो गया। ओपन हार्ट सर्जरी की बात होने लगी कि हार्ट के लिए सर्जरी वगैरह की जाए, लेकिन बाकी डॉक्टर्स जो है इस बात के लिए राज़ी नहीं थे। सलाह मशवरा करके ये सोचा गया कि थोड़े दिन बिना हिले डुले विश्राम किया जाए, उसके बाद सोचा जाएगा विशेषज्ञों की राय पर, कि फिर उसके बाद ऑपरेशन की सोची जाएगी। बहरहाल ऐसी अर्ध मृत्यु यानी आधा मरा हुआ शरीर एक तरीके से था कि आप यहाँ पर लेखक ने बता ही दिया है कि 60% जो है वो हार्ट ख़राब हो चुका था, 40% ही बचा था। डॉक्टर्स भी सोच रहे थे कि इस पर ऑपरेशन के लिए क्या सोचा जाए, क्या डिसीज़न लिया जाए। तो ये एक अर्ध मृत्यु ही थी, और ऐसी अर्ध मृत्यु की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ मैं। और इस तरीके से लेखक जो है वापस घर लाए जाते हैं। मेरी ज़िद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपने किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए।
और लेखक ने ऐसी जिद की कि उनको अपने बेडरूम में नहीं बल्कि अपने लाइब्रेरी में रहना है। वहीं लिटा दिया गया मुझे। चलना, बोलना, पढ़ना मना, सब कुछ उनको मना है। चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते। दिन भर पड़े पड़े दो ही चीज़ें देखता रहता, बाई ओर की खिड़की के सामने रह रह कर हवा में झूलते सुपारी के पेड़ के झालरदार पत्ते, और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियां। यानी लेखक जो है जिस हालात पर है, इसमें उनको चलना, बोलना, पढ़ना सब चीज़ मना थी। बस वो सारा दिन एक ही जगह बैठे रहते और दो ही चीज़ें उनकी नज़रों के सामने रहती। एक, जो उनकी खिड़की के सामने जो जगह थी जहाँ पर सुपारी के पेड़ लगे थे, उस सुपारी के पेड़ को झूलते हुए देखते जिस पे झालरदार पत्ते थे, और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक जो ठसाठस किताबें भरी हुई थी, अलमारियाँ भरी पड़ी थी, वो दिखती बस। बचपन में परी कथाओं में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं, तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं, वे प्राण इन हजारों किताबों में बसे हैं जो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई हैं। 40-50 साल की बात है। वो 40-50 साल में इस कमरे में जितनी भी किताबें हैं, वो 40-50 सालों का ही निष्कर्ष है। लेखक कहते हैं कि जैसे उन्होंने कहानियों में पढ़ा है कि राजा के शरीर का की जो जान है या फिर प्राण है वो तोते में रहती है, वैसे ही उनको, लेखक को लगता है कि उनकी भी शरीर से जो है जान निकल चुकी है, प्राण निकल चुके हैं, और उनकी जो प्राण है वो किताबों में बसे हुए हैं। कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, ये कथा बाद में सुनाऊंगा। लेखक जो है सारा दिन बीमारी की वजह से, क्योंकि पहले ही बता चुके हार्ट अटैक आया उसके साथ, उनके बाद क्या हालात हुए उनके साथ, और फिर 60% उनका हार्ट ख़राब हो चुका है, 40% सही है। अभी वो बेड रेस्ट पे है, ना वो चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, और ना ही पढ़ सकते हैं। बस दो ही चीज़ें सारा दिन उनकी आंखों के सामने रहती हैं, एक खिड़की के पीछे जो सुपारी के पेड़ हैं वो, और साथ ही अलमारियों से अलमारियाँ ठसाठस जिन पुस्तकों से भरी हुई हैं, जो कि उनकी लाइब्रेरी है और 40-50 सालों में वो इकट्ठी हुई हैं। लेखक अब अपनी लाइब्रेरी के बारे में यहाँ पर कुछ बताना शुरू करते हैं, जिससे रिलेटेड पाठ का नाम भी है, शीर्षक भी है कि मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। लेखक कहते हैं ये सारी पुस्तकें कैसे जमा हुई, इकट्ठी हुई, संकलन की शुरुआत कहाँ से हुई, ये कथा मैं बाद में सुनाऊंगा। पहले ये बहुत बताना ज़रूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक़ कैसे जागा। लेखक को ये बातें बताना ज़्यादा ज़रूरी लगती हैं कि उन्होंने ये पढ़ने का शौक़ कहाँ से पाला और उन्होंने ये किताबें सहेजने का शौक़ कहाँ से पाला, बजाय कि उन्होंने ये संकलन कैसे किया। तो वो कहते हैं कि संकलन मैंने कैसे किया और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस बात को मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये शौक़ कहाँ से आया इस बात को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। हमने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा ही है कि एक वक्त था आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन चलता है, किस तरीके से देश में सुधार की ज़रूरत है, जो भारतीय समाज है वो कितना कुरीतियाँ जो है पूरे भारतीय समाज को घेरे हुए हैं, और उसमें कुछ ही ऐसे अनोखे व्यक्तित्वों का जन्म हुआ है जिन्होंने देश के लिए कुछ सोचा करने का। तो ऐसे ही सुधारवादी आंदोलन चल रहा था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो पिता क्या थे, आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे, और माँ जो है वो स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, और इस तरीके से एक समाज सेवक होने के नाते लेखक के पिता ने गांधी जी के आह्वान पर जो सरकारी नौकरी थी उसको उन्होंने छोड़ दिया। अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, अच्छी खासी कमाई थी, लेकिन गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने वो सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े ही आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, यानी पैसों से संबंधित समस्याएं खड़ी हो गई जब नौकरी छूट गई। तो फिर भी घर में नियमित पत्रिकाएं आती ही रहती थी। आर्य मित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए। तो घर में पैसों की समस्या चल ही रही थी, आर्थिक समस्याएं थी, आर्थिक कष्ट थे, लेकिन उसके बाद भी
पढ़ा लिखा परिवार था, माहौल था, इसलिए तमाम समस्या होने के बाद भी घर में पत्र पत्रिकाएं आना बंद नहीं हुई। उनमें से कुछ पत्रिकाएं ये थी और 2 बाल पत्रिकाएं भी आती थी लेखक के लिए, बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की चाट लग गई, यानी कि शौक लग गया। यहाँ पर उनको पढ़ने में स्वाद आने लग गया। कैसे आया? अब शौक कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि घर में गांधी जी के आह्वान पर सरकारी नौकरी छूट गई पिताजी की, और उसके बाद आर्थिक संकट भी हुए, लेकिन पत्रिकाएं जो है नहीं आनी बंद हुई। और घर में 2 बाल पत्रिकाएं जो हैं, बच्चों से रिलेटेड जो पत्रिकाएं होती है वो स्पेशली आती थी लेखक के लिए, जिसका नाम था बाल सखा और चमचम। अब उसमें ऐसी फैसिनेटिंग कहानियाँ हुआ करती थी जिसे पढ़कर लेखक को पढ़ने का शौक लग गया। हर समय पढ़ता रहता, खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करने लग गया। अब वो उनके लिए जो स्पेशली जो बच्चों के लिए पत्रिकाएं थी वो तो आती थी, लेखक उन्हें पढ़ते, शौकिया पढ़ते। और उसके बाद घर में जो और भी मैगजीन्स आती थी जो बड़ों के लिए आती थी, उनमें से उन्होंने सरस्वती और आर्यमित्र भी उठाई और उसको पढ़ने की पूरी कोशिश की उन्होंने। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदें और उसके हिंदी अनुवाद थे। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ तो नहीं पाता था, पर पढ़ने में मज़ा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी। रोचक यानी मज़ेदार शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। आपने भी अपनी पुस्तकों में देखा होगा, कोई चैप्टर होगा उससे रिलेटेड आपके पिक्चर्स होंगे। आप पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देखते हैं, जो बच्चों को फैसिनेटिंग लगते हैं। पिक्चर देखते हैं उसमें, और फिर उसके बाद जो डिटेल्स दी होती है वो उनको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और समझते भी हैं। ऐसे ही लेखक के साथ हो रहा था। वो स्वामी दयानंद की एक जीवनी पढ़ते हैं, उन्हें बहुत रोचक शैली में लिखी हुई लगती है वो, और उसी के साथ उनको चित्र भी मिले, सुसज्जित चित्रों से। वे तत्कालीन मतलब उस समय की, पाखंडों से यानी ऐसे व्यवहार की जिनका कोई अर्थ नहीं हो और लोगों ने अपने फ़ायदों के लिए अपना लिया हो। पाखंडों के विरुद्ध अदम्य यानी जिसे दबाया ना जा सके, जिसको फोर्स ना किया जा सके कह सकते हैं। तो उन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। यानी वो कौन थे? वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो पाखंडों को एक्सेप्ट करने की बजाय और उनको उसके लिए वो विरोध करते नज़र आते, और उनको कोई दबा नहीं सकता था, फोर्स नहीं कर सकता था, जैसा समाज चाहता है वैसा चलने के लिए। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी, और इस तरीके से वो पढ़ते और वो सारी घटनाएं पढ़ते, उनको बड़ी ही रोमांचक लगती, उन्हें बहुत ही मज़ा आता और सीखने वाली चीज़ें भी थी। तो उनके जीवन की जो बहुत सारी बातें हैं उनको बहुत फैसिनेट करती, प्रभावित करती। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिमशिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है। तो ये ऐसे सारे कंटेंट जो है लेखक को पढ़ने को मिलते, और वो फैसिनेट करता लेखक को, और वो और भी ज़्यादा चीज़ें पढ़ते। तो वहाँ पर जब उन्होंने स्वामी दयानंद की किताब एक पुस्तक पिक की है और उसमें वो सारे कंटेंट को पढ़ रहे हैं, क्या जिसमें वो बताते हैं कि चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर ये मान लेना कि प्रतिमाएं जो हैं यानी जो मूर्तियां हैं वो भगवान नहीं होती, ऐसा थॉट। घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थ स्थल जो हैं, जंगल हैं, गुफाएं हैं, हिमशिखर हैं, उस पर साधुओं के बीच घूमना और फिर जगह जगह इसकी तलाश करना कि भगवान आखिर है क्या, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, जो समाज का विरोध करता है, समाज की बातों का विरोध करता है, या समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना। अपने से हारे यानी जो बेसहारा लोग हैं, जिनका जीवन जो है समस्या से ग्रस्त है, उनको क्षमा करके और उनको उनकी सहायता करना। ये सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता। ये जब लेखक अपने बचपन में ये सारा कंटेंट पढ़ते तो उनके बाल मन पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता, उनको रोमांचित भी करता और वो उनको एक्साइट भी करता कि वो और भी ऐसा ही कंटेंट पढ़ते रहें।
जब इस सब से थक जाते तब फिर बाल सखा और चमचम की पहली पढ़ी हुई कथाएं दोबारा पढ़ने लगता। और जब इन सब चीज़ों से थक जाते तो जो उनके लिए स्पेशली मैगजीन्स या पत्रिकाएं आती थी, बाल सखा और चमचम, वो उनकी जो पढ़ी हुई कथाएं हैं उन्हीं को दोबारा पढ़ने लगते। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। माँ फोर्स करती थी कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या स्कूल की जो पढ़ाई है वो उस पर फोकस करो। चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो। और इस तरीके की पुस्तकें पढ़ना और इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करना माँ को डराता कि कहीं ये बच्चा भी जो है ऐसा कंटेंट पढ़ के वो भी साधु बनने की राह पर ना निकल जाए और घर से भाग गया तो। पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। और पिता का मानना था कि लेखक जो पढ़ रहे हैं यही पढ़ाई जो है वास्तव में काम आती है, तो इसलिए उसे पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे और पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं और बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तो लेखक बताते हैं कि बचपन में वो स्कूल नहीं गए हैं, सेकंड क्लास तक सारी शिक्षा जो है उन्होंने घर पर ही लिया, घर पे ही मास्टर आते थे। और इसके पीछे का कारण था कि पिता को डर था कि माहौल गंदा मिलने की वजह से या संगति गलत मिलने की वजह से या पीयर ग्रुप अच्छा ना होने की वजह से बच्चे जो हैं गाली गलौज सीख जाते हैं, गलत व्यवहार सीख जाते हैं, बुरे संस्कार मिल जाते हैं। तो उससे बचने के लिए उन्होंने घर पर सेकेंड क्लास तक की पढ़ाई सारी घर पर की। तीसरे दर्जे में, थर्ड क्लास में उनका एडमिशन हुआ, भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान, ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। माँ पिता जो हैं एक दिन ऐसे ही हाथ पकड़कर बेटे का और घूमने के लिए निकलते हैं घर से, जूस वगैरह पिलाते हैं और जूस पीते पिलाते बातें करते हैं और बेटे से कहते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि जितनी ही रोचक ढंग से और जितना इंटरेस्ट लेकर तुम ये सारी किताबें पढ़ते हो उनको पढ़ो, लेकिन जो पाठ्यक्रम यानी आपके जो सिलेबस की बुक्स हैं उतने ही ध्यान से उसको भी पढ़ोगे, तो माँ की चिंता भी इस तरीके से मिटा पाओगे। और वादा करो कि तुम उसे पढ़ोगे और माँ की चिंता को मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और पाँचवें में तो मैं फर्स्ट आ गया। और इस तरीके से उस दिन जो पिता ने समझाया उसके बाद से परिश्रम कह लो या फिर जी तोड़ मेहनत कह लो, अच्छे तरीके से लेखक ने ऐसी पढ़ाई की कि तीसरे चौथे में उनके जो हैं बहुत अच्छे नंबर आए और फिफ्थ क्लास में तो वो फर्स्ट आए। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले ही नहीं। क्योंकि अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों और उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थीं। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, ये सारी बातें उसमें होती। तो यहाँ पर पिता ने जब बेटे को एक दिन समझाया कि तुम वादा करो, प्रॉमिस करो मुझसे कि जितने ही इंटरेस्ट लेके तुम बाकी पुस्तकें पढ़ते हो उतने अपनी सिलेबस की बुक्स भी पढ़ोगे। पिता की बात मानकर बहुत मेहनत की और उसके बाद वो तीसरे चौथे पाँचवें में पास भी हुए और फर्स्ट भी आए। और पिता और माता दोनों बहुत खुश हुए और क्योंकि अंग्रेजी में बहुत अच्छे नंबर आए थे इस वजह से उनको स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी पुस्तकें मिली। एक में उनको पक्षी जो पक्षियों की जो दुनिया है उससे संबंधित उसकी डिटेल देने वाली या उसकी जानकारी देने वाली पुस्तक थी और दूसरे में जहाज़ों से संबंधित थी। कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं। द्वीप क्या होता है? जो पानी से घिरा हो, बीच में एक ज़मीनी जगह हो। कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है, कौन सी जगह पर व्हेल मछली मिलती है, कहाँ पर शार्क मिलती है, ये सारी जानकारी उसमें थी। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। और ये जो इनाम में मिली 2 अंग्रेजी की पुस्तकें लेखक ने पाई, वो लेखक को एक नई दुनिया से इंट्रोड्यूस कर देता है। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के खाने से अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से ये खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है, ये तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है।
तो पिता की एक अलमारी थी जिसमें वो अपनी पुस्तकें रखते थे। पिता ने एक दिन एक कॉर्नर या फिर आप कह सकते एक रैक जो है लेखक के लिए खाली कर दी और उसकी दोनों पुस्तकें उसमें रख के बोले, आज से तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ होती है उस बच्चे की लाइब्रेरी। और इस तरीके से कलेक्शन और लाइब्रेरी का एक छोटा सा हिस्सा छोटे रूप में एक लाइब्रेरी का पाने की शुरुआत इस तरीके से हो जाती है लेखक के जीवन में। बच्चा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन भी किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से बम्बई भी गए और संपादन किया। उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार भी करता गया और इस तरीके से जीवन आगे बढ़ता गया। कई सारे अनुभव हुए, कई सारे काम किए और उसके चलते उन्होंने कई पुस्तकें पढ़ी, कई पुस्तकें इस तरीके से उनकी लाइब्रेरी में ऐड होती गई। पर आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? अब लेखक बोलते हैं कि आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि चलो ये सब कुछ हुआ तो किताबें पढ़ने का शौक हो गया लेखक को, लेकिन किताबें इकट्ठी करने की सनक कहाँ से आई? तो उसका कारण भी बचपन का एक अद्भुत अनुभव ही है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात यानी कि नामी या फिर प्रसिद्ध, तो इलाहाबाद जो है भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है। ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक यहाँ मिलते हैं। तो लाइब्रेरी जो है एक इलाहाबाद जो है वो प्रख्यात शिक्षा केंद्र रहा है और कब से, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने से रहा है। और इस तरीके से पब्लिक लाइब्रेरी और से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय जो द्वारा भारती भवन जो स्थापित किया गया वो तक है। विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी है तथा अनेक कॉलेजों की लाइब्रेरियाँ तो हैं ही, लगभग हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी है। तो लेखक बताते हैं कि लगभग विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी होने के साथ साथ कॉलेजों की लाइब्रेरियाँ होने के साथ साथ हर मोहल्ले में एक लाइब्रेरी आपको मिलेगी। वहाँ हाई कोर्ट है, अतः वकीलों की निजी लाइब्रेरियाँ हैं, अध्यापकों की निजी लाइब्रेरियाँ हैं। अपनी लाइब्रेरी वैसे कभी होगी यह तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। और इस तरीके से इलाहाबाद में लाइब्रेरी को इतने बड़े स्तर पर देखने के बाद लेखक बोलते हैं कि मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी भी इतनी बड़ी हो सकती है कभी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। पर अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे, दिवंगत यानी निधन हो चुका था उनका। ये तब की बात है कि इलाहाबाद की लाइब्रेरी की चर्चा कर रहे हैं। वहीं पर एक हरि भवन लाइब्रेरी भी है जिसमें स्कूल से छुट्टी मिलते ही वो उसमें जाकर बैठ जाते थे। तब तक पिता का निधन हो चुका था। लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य विशेषकर उपन्यासों के खूब अनुवाद हो रहे थे। मुझे उन अनुदित मतलब अनुवाद किए हुए उपन्यासों को पढ़कर बहुत सुख मिलता था। अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से, टॉलस्टॉय की। अब ये बहुत बड़े बड़े लेखक हैं हिंदी साहित्य के, बांग्ला साहित्य के, जिनके नाम यहाँ पर लेखक ले रहे हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो दुर्गेश नंदिनी है, कपाल कुंडला है और आनंद मठ, बहुत बड़ी और प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनको लेखक ने अपने समय में पढ़ा। और फिर उसके बाद उनको मिलती है टॉलस्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा, हंचबैक ऑफ नात्रेदाम, गॉर्की की मदर, अलेक्जेंडर कुपरिन का गाड़ी वालों का कटरा, यामा द पिट, और सबसे मनोरंजक सर्वा रीज का विचित्र वीर यानी डॉन क्विक्सोट। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। तो लेखक ने बताया कि उस वक्त पर ऐसा दौर था कि बहुत सारी रचनाओं के अनुवाद हो रहे थे, ट्रांसलेट की जा रही थी, हिंदी अनुवाद मिल रहे थे। तो जितनी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कोई इंडियन राइटर्स नहीं है जिसको लेखक ने पढ़ा है, और ये क्योंकि इसके अनुवाद मिल रहे थे इस वजह से लेखक ने पढ़ लिए। और जितने अनुवाद मिले लेखक ने पढ़ लिए और वो बहुत ज़्यादा रोमांचकारी लगा लेखक को। सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक लग रहा था उन्हें। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब शुक्ल जी लाइब्रेरियन कहते कि बच्चा
अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है। यानी कि लाइब्रेरी में एक शुक्ल जी थे। वो कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है। तब तक, इससे पता लगता है कि तब तक लेखक वहाँ लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते रहते हैं जब तक लाइब्रेरी उनसे कह नहीं देते कि पुस्तकालय बंद करना है, अब चलिए उठिए। तब बड़ी अनिच्छा से, यानी कि बिना मन के, अनिच्छा मतलब बिना इच्छा के, बिना मन के, फिर वो वहाँ से उठते। एक दिन, जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक सी रह जाती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लेता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो मैं घर में रखता, एक बार पढ़ता, 2 बार पढ़ता, बार बार पढ़ता। पर जानता था कि ये सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। और इस तरीके से लेखक आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से ना वो किताब इशू करा सकते थे और ना ही लाइब्रेरी के सदस्य बन सकते थे, जिसकी वजह से अगर वो कोई उपन्यास पढ़ रहे होते थे, उपन्यास तो कोई 1-2 पन्नों का होता नहीं, एक पूरी बुक होती है, जाहिर है आपको डेली कहीं ना कहीं किसी मौके पर उसे छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो कसक रह जाती लेखक के मन में, वो एक्साइटमेंट तो बनी रहती कि वो उपन्यास पूरा पढ़ना है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और उसी के चलते लेखक सोचते कि काश पैसे होते तो वो किताब को इशू करा लेते, या फिर वहाँ के सदस्य बन जाते, या फिर वो किताबों को खरीद लेते, और ख़रीदने के बाद तो वो चाहे 1 बार पढ़ते, 2 बार पढ़ते, बार बार पढ़ते। लेकिन ये सब नहीं हो सकता था। पिता के देहावसान यानी कि निधन के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए ही मत। यानी जब पिता का निधन हो गया तो उसके बाद तो आर्थिक संकट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया। फीस जुटाना तक मुश्किल था, अपने शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था। एक ट्रस्ट से योग्य पर असहाय छात्रों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपए सत्र के आरंभ में, यानी कि सेशन जब शुरू होता था तभी आरंभ में मिल जाते थे। उनसे प्रमुख पाठ्य पुस्तकों सेकंड हैंड खरीदता था और बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता। उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें आधे दाम में बेच देते और उसमें आने वाले नए, लेकिन उसे विपन्न यानी गरीब छात्र खरीद लेते। इसी तरह काम चलता रहता। और पैसों की समस्या होने की वजह से जब आपके जो सीनियर हैं पास आउट हो जाते हैं तो आप उन्हीं की बुक्स जो है सेकंड हैंड रेट पर ख़रीद लेते हैं। वैसे ही लेखक का भी काम चलता था। और भी जो जिनको आर्थिक समस्याएं हुआ करती हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं कि बुक्स जो है सेकंड हैंड रेट पर अपने सीनियर से ख़रीद लेते हैं। लेकिन फिर भी मैंने जीवन की जो पहली साहित्यिक पुस्तक है वो अपने पैसों से कैसे खरीदी ये आज तक याद है। पर लेखक ने अपने जीवन में पहली साहित्यिक पुस्तक जो है, इतनी समस्याओं के बाद भी जब वो उन्होंने किसी तरीके से मैनेज करके ख़रीदा तो वो बात आज तक उन्हें याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था, 12th पास किया उन्होंने। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर उन्होंने बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने एक सेकंड हैंड बुक शॉप पर वो गए। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपये बच गए थे। अब वो सेकंड हैंड बुक्स खरीदने गए हैं बीए की, तो वहाँ पर उन्होंने सारी पाठ्य पुस्तकें खरीद ली और उसके बाद भी उनके पास 2 रुपये बच गए। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगा था और वहीं पर एक सिनेमा घर था जहाँ पर देवदास मूवी लगी थी। न्यू थिएटर्स वाला, बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन उसके गाने सिनेमा गृह के बाहर बजते रहते थे। उसमें सहगल का एक गाना था कि दुख के दिन अब बीतत ना ही, उसे अक्सर गुनगुनाता रहता। कभी कभी गुनगुनाते गुनगुनाते आंखों में आंसू भी आ जाते थे, जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल है। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम लो, यानी कि धैर्य रखो, पेशेंस रखो। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो जो है वो छूटने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। यानी शो में अभी टाइम था तो वो एक परिचित किताब की दुकान थी, उसमें अभी टाइम था, वो वहीं चक्कर लगाने लगा। एकदम से उसने देखा कि काउंटर पर एक पुस्तक रखी है जिस पर लिखा है देवदास। लेखक थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता, पुस्तक बेचने वाला बोला, तुम विद्यार्थी हो, यहीं अपनी पुरानी किताबें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में ये किताब दे दूँगा। और ये वाक़या होता है जिस दिन वो फिल्म देवदास देखने जाते हैं। शो में टाइम था, किताब की दुकान के पास घूम रहे थे
और विक्रेता ने भी पूछ लिया, कहा कि तुम हमारे पुराने कस्टमर हो तो तुम्हें मैं ये, उस पर रेट 1 रुपये लिखा था, लेकिन पुराने कस्टमर होने की वजह से 10 आने में उनको देने का वादा करता है। मेरा मन पलट गया, कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में उसे रख दिए। और इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर लेखक के चरित्र की 2 विशेषताएं, कि उनको पुस्तक पढ़ने का शौक़ था, उनको फिल्म देखने का शौक़ नहीं था। उन्होंने पुस्तक खरीद ली और यहाँ पर उन्होंने पैसों से संबंधित जो उनकी समझ है वो कितनी बढ़ चुकी थी, और ये सिर्फ परिस्थितियों ने सिखाया हुआ था। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी, माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, किताब ले आया देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के थे या दुख के। माँ ने ये चीज़ देखी तो माँ की आंखों में आंसू आ गए कि पिक्चर ना देख कर बच्चे ने बुक ले ली है। ये नहीं मालूम चला लेखक को कि वो क्यों दुखी हुई, उनकी आंखों से क्यों आंसू आए या फिर खुश थी। वो मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। आज जब अपने पुस्तक संकलन पर नज़र डालता हूँ, जिसमें हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व, राजनीति की हजारों पुस्तकें हैं, तब कितनी शिद्दत से याद आती हैं अपनी वह पहली पुस्तक की खरीदारी। रेनर मारिया रिल्के, स्टीफन ज्वीग, मोपासा, चेखव, टॉल्स्टॉय, दास्तोवस्की, मायकोवस्की, सोल्जेनिस्टिन, स्टीफेन स्पेंडर, आर्डेन, एजरा पाउंड, यूजीन ओनील, ज़ियापाल सार्त्र, ऑल्बेयर कामू, आयोनेस्को के साथ पिकासो, ब्रूगेल, रेम्ब्रा, हेबर, हुसैन तथा हिंदी में कबीर, तुलसी सूर, रसखान, जायसी, प्रेमचंद, पंत, निराला, महादेवी और जाने कितने लेखक चिंतकों की इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ मैं। और ये सारी रचनाएं और लेखक उन्होंने गिना डाले। मराठी के वरिष्ठ यानी कि बहुत ही पहुँचे हुए बड़े कवि विंदा करंदीकर ने कितना सच कहा था उस दिन। मेरा ऑपरेशन सफल होने के बाद वे देखने आए थे। बोले, भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान है, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। इन्होंने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है। मैंने मन ही मन प्रणाम किया, विंदा को भी और इन महापुरुषों को भी। यानी पुस्तकें जो हैं, जैसा कि हम निबंधों में पढ़ते हैं कि पुस्तकें जो हैं हमारी अच्छी दोस्त होती हैं और सबसे लंबे चलने वाले दोस्त होते हैं, साथी होते हैं। और लेखक कहते हैं कि इतने सारे जो तुमने ये महापुरुषों को पढ़ा है ना, इसी ने तुमको जीवित रखा हुआ है। कैसे? आप अगर इसे आम जीवन में अप्लाई करके देखेंगे तो कहने का अर्थ है कि इन महापुरुषों ने, क्योंकि लेखक का सारा दिमाग जो है, स्वास्थ्य जो है बिगड़ा है, लेकिन दिमाग जो है वो पूरी तरीके से एक जगह फोकस है, और जिसकी वजह से उनकी बुद्धिमत्ता इतनी बढ़ गई है, शांत स्वभाव के हैं, जो एक आशीर्वाद बन के उनके जीवन में आ गया है, और इस तरीके से वो आशीर्वाद बनकर उनको जीवित रखा है। और इस तरीके से विंदा ने कहा जो कि आज इनका आशीर्वाद है, ये जो महापुरुष जो है चारों तरफ तुम्हारे विराजमान है। कैसे विराजमान है? वो लाइब्रेरी में जो तमाम पुस्तकें रखी, हजारों किताबें रखी हैं, वो बड़े बड़े महापुरुषों की ही तो किताबें हैं। तो वो किताबों के रूप में महापुरुष जो है तुम्हारे आसपास ही बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से लेखक ने के जो हालात थे, जुलाई 1989 की बात उन्होंने बताई है, जब हार्ट अटैक से एकदम मरने के बाद वापस ज़िंदगी मिलना और अर्ध मृत्यु के साथ जीना, और उसके बाद सामने फोकस में सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी रखना। और लेखक ने जिद करके लाइब्रेरी में ही अपना स्थान तैयार करवाया, वहीं पर वो रहे जहाँ वो खिड़की से बाहर पान के जो सुपारी के जो पौधे हैं उनको देखना, और उसके बाद लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में देखने के बाद पुस्तकें, और पुस्तकों से संबंधित जो उनकी यादें हैं वो सारी उनकी ताज़ा हो जाती हैं इस तरीके से। आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको हेल्प कर रही होगी वीडियो आपको चैप्टर समझाने में। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें, जिससे कि आपको चैप्टर्स की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर जो हम डिस्कस करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, वो आपको यूँ ही अपडेट्स मिलती रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल के साथ यूँ ही